हेलो बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्यार से इसे हम एनपीओ कहते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है और एग्जाम में इसकी वेटेज भी अच्छी खासी है। अब इस चैप्टर में क्या होगा सर, ये हमें बताइए। तो एक छोटी सी आपको एक भूमिका बनाते हैं पहले आपकी। आपने अपने बचपन से जितने चैप्टर पढ़े और अपनी जवानी में आगे जाके जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, उसमें आप हमेशा ये देखोगे कि चाहे सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे बहुत बड़ी कंपनी हो जाए, वो सब मुनाफे के लिए काम करती है। और कल को हो सकता है जब आप मुंशी बन के जाओगे प्रैक्टिकली, तो आपकी नौकरी भी इसी तरह की किसी कंपनी में या किसी फर्म में लगेगी। बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आप किसी एनपीओ के यहाँ पर मुंशीगिरी करो। अब ये एनपीओ क्या होते हैं सर? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो मुनाफे के लिए काम नहीं करते, यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाने का नहीं होता। यही इस चैप्टर का मूल बेस है। तो इनकी अकाउंटिंग जो होती है, इनके जो टर्म्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं। क्योंकि साधारण बिजनेस में तो क्या होता है, गुड्स खरीदे, गुड्स बेचे, मुनाफा कमाया, या सर्विसेज प्रोवाइड करी, मुनाफा कमाया। लेकिन ये लोग तो ऐसा नहीं करते हैं। बहुत से एनपीओज क्या होते हैं, वो कुछ क्लब्स होते हैं, वो हो सकता है स्पोर्ट्स सोसाइटीज हों, वो हो सकता है कुछ और ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कुछ और क्लब्स हों। तो इन लोगों की जो ट्रांजैक्शंस मिलती हैं आपको, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होती। इनकी टर्मिनोलॉजीज अलग होती हैं। तो जब भी इस चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं एक साधारण बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं ऐसे बिजनेस के बारे में पढ़ रहा हूँ, या इनफैक्ट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ रहा हूँ जिनका काम ही बिल्कुल ऑल टुगेदर अलग है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। तो इसीलिए इनकी मुंशीगिरी करते समय भी माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो आप इस चैप्टर में यही सीखोगे कि कैसे एनपीओ वालों की मुंशीगिरी करनी है। हालांकि चैप्टर बहुत ही सिंपल है उन बच्चों के लिए जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे जो बचपन से रटते आए हैं कि भाई प्रीपेड एक्सपेंस अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड कर दो, ये लेस कर दो, सिर्फ फॉर्मूले रटते हैं, उन्हें ये चैप्टर में तकलीफ आएगी। और वही बच्चे मार्केट में ये अफवाह उड़ा देते हैं कि एनपीओ चैप्टर तो मुश्किल है, एनपीओ चैप्टर में तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिक्कत एनपीओ चैप्टर में नहीं है। दिक्कत ये है कि आपने सोच रखा है कि हम रटेंगे फॉर्मूला, तो इसीलिए आपको जब फॉर्मूला याद नहीं आता एग्जाम में या टेस्ट में, तो आप कह देते हो ये तो मुश्किल है। तो इस चैप्टर को, डिस्क्लेमर है ये मेरा, समझ के पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, तो आपको ये चैप्टर सबसे आसान लगेगा। इस बात की श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर ईच एंड एवरी टर्म आप समझ जाओगे कि भाई एनपीओ वालों के ये जो टर्म्स हैं, इनके मीनिंग क्या है, और आप उस मीनिंग को समझने के लिए अपने आप को आपको एनपीओ के शूज में डालना पड़ेगा। भूल जाना कि हम मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, हम समाज की भलाई के लिए काम करेंगे और देखेंगे कि ये एनपीओ वाले कैसे काम करते हैं, कैसे इनका मॉडल चलता है। ठीक है। तो आज का जो हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है बच्चों, वो कॉन्सेप्ट रजिस्टर में होगा, यानी कि जिसमें सारी की सारी मैं सिर्फ आपके साथ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन और कॉन्सेप्चुअल बातें आपको लिखवाऊंगा। तो अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल के जल्दी से आ जाओ मेरे साथ। तो फर्स्ट एरो डाल के बच्चों लिखना है आपको मेरे साथ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या जिनको हम प्यार से कह सकते हैं ब्रैकेट में एनपीओज, आर the entities whose main objective is to serve the society and its members and not to earn profits, full stop। सेकेंड एरो डाल के एग्जाम्पल, पब्लिक हॉस्पिटल्स, कॉमा लिटरेरी सोसाइटीज, कॉमा स्पोर्ट्स क्लब्स, कॉमा social welfare organizations, etc।
तो इसका मतलब पॉइंट ये है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो ये नॉन प्रॉफिट वर्ड है, इसी से इन एंटिटियों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो कह रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, इन्हें नॉट फॉर प्रॉफिट भी कहते हैं, मतलब ये मुनाफे के लिए नहीं है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो एंटिटीज जिनका मेन उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना या अपने मेंबरों की सेवा करना, ना कि मुनाफा कमाना। तो इसमें आप स्कूल, कॉलेजेस बहुत से, या पब्लिक हॉस्पिटल्स, सोसाइटियाँ, स्पोर्ट्स क्लब्स, या और तरह तरह के समाज सेवी संस्थाएं जो होती हैं उनका एग्जाम्पल मान सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एरो डाल के, एनपीओ इज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स promoters, full stop. It is not owned by them, rather it belongs to the society. ये भी एक छोटा सा पॉइंट है ये समझाने के लिए कि भाई एनपीओ जो है वो अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है, वो अपने आप में एक अलग संस्था है फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स। कई बार क्या होता है कि कुछ प्रमोटर एक एनपीओ स्टार्ट तो करते हैं, उसके बाद और लोग जुड़ते हैं, और लोग जुड़ते हैं, जुड़ते हैं, कई वर्ष निकल जाते हैं, तो प्रमोटर्स ने तो जो करना था करके चले गए। तो एनपीओ जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कानून की नज़रों में एनपीओ एक अलग एंटिटी मानी जाती है, प्रमोटर्स जो है वो अलग एंटिटी माने जाते हैं। और यही वो आगे भी कह रहे हैं, इट इज़ नॉट ओन्ड बाय देम। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी है कि साहब ये उसके मालिक हो गए, नहीं, या कोई प्रोप्राइटर है तो वो कंपनी का, बिजनेस का मालिक हो गया, नहीं। रादर इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी। ये एनपीओज जो होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, ये माने जाते हैं तो समाज को ही बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को ही बिलोंग करते हैं, क्योंकि अभी आगे हम लिखेंगे भी, क्योंकि इनको जो चलाते हैं, इनका जो मैनेजमेंट संभालते हैं, वो समाज में ही रहने वाले कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, जिन्हें हम मैनेजिंग कमेटी या ट्रस्टीज का नाम दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया ये वाला पॉइंट। इसके बाद नेक्स्ट एरो, NPOs are managed by group of individuals, often called trustees, trustees को आप अंडरलाइन कर लेना, और मैनेजिंग कमेटी, मैनेजिंग कमेटी को भी आप अंडरलाइन कर लेना। तो ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको अभी समझाया कि एनपीओज जो होते हैं उन्हें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मैनेज कर रहे होते हैं, जिन्हें हम ट्रस्टीज भी कह सकते हैं या मैनेजिंग कमेटी भी कह सकते हैं। इसके बाद लास्ट एरो, ताकि ये हमारी छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें खत्म हो जाएं, तो इसमें लिखना है एनपीओ प्रिपेयर्स द फॉलोइंग फाइनल अकाउंट्स। अब यहां से आपका चैप्टर मेन खुल रहा है, ठीक है, कि भाई एनपीओ वाला जो है वो कौन से खाते बनाएगा, है ना। हम तो मुंशी हैं, उससे पुरानी बातें तो जो है वो तो समाज के लोग करते रहेंगे, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब मुझे तो मुंशीगिरी बताओ कि साहब एनपीओ वाले मुंशीगिरी में क्या करते हैं। तो ये तीन चीजें प्रिपेयर करते हैं, ए, बी और सी। ठीक है, तो पहले ए का नाम लिखते हैं, अच्छा अच्छा, सुंदर सुंदर, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बी दूसरे का नाम लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरे का नाम लिखते हैं, आपने बचपन से सुन रखा है, बैलेंस शीट। तो एनपीओ वाले अपने फाइनल अकाउंट्स में ये तीन चीजें प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो हमारे मतलब पूरे चैप्टर के दृष्टिकोण से या नजरिए से ये तीन बातें ही हैं जिसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूमता रहेगा। ठीक है ना, तो यहां तक हमारी मतलब एक छोटी छोटी थ्योरेटिकल बातें खत्म हो जाती हैं।
अब आप मेन हेडिंग डालना। अब हम सबसे पहले पहले खाते के बारे में कुछ बातें समझते हैं ध्यान ध्यान से, ठीक है ना। तो हेडिंग डालना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम कुछ बातें इसके बारे में लिख लेते हैं और फिर मैं आपको डिटेल में भी समझा दूंगा, तो आप एक ही बार में आसानी से समझ जाओगे। तो इसमें फर्स्ट एरो डाल के लिखना इट इज अ समरी ऑफ कैश, ब्रैकेट में लिखना इंक्लूडिंग बैंक, ब्रैकेट क्लोज, receipts and payments during an accounting period, during an accounting period, full stop। सेकेंड एरो डाल के लिखना it is just like preparing cash account, ब्रैकेट में लिख लो we did it in class 11। उसके बाद नेक्स्ट all types of transactions, ब्रैकेट में whether capital or revenue nature, bracket close, are recorded in this account। और लास्ट एरो this account is prepared on, फिर बड़ा बड़ा लिख लेना कैश बेसिस। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस एंड नो एक्रूवल बेसिस। तो ये है पूरी कहानी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स के बारे में जो हमने लिखी थी। बस आप इतना लिख के अभी छोड़ देना। अब जो मैं आपको आगे समझाऊंगा वो सिर्फ आप सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग लेनी जरूरी है। तो बस आप ये लिख के छोड़ दो। अब जो मैं आगे बनाऊंगा वो आपको सिर्फ सुनना है, बनाना नहीं है। तो बच्चों बचपन में आपने कैश अकाउंट प्रिपेयर करा है? हाँ सर, कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर करा है। एक टी शेप अकाउंट होता है। कैश अकाउंट कैसे बनाते थे आप सोचो एक बार। बड़ा सिंपल लॉजिक मैं दूंगा, तो लॉजिक से सोचोगे तो आपको बड़ा आसान लगेगा। कैश अकाउंट बनाते समय आप डेबिट साइड में लिखते थे अगर पैसा आया तो, है ना। जैसे आपको कहीं से भी पैसा आया, कहीं से भी पैसा आया, जैसे मान लो आपको कहीं से कमीशन रिसीव्ड हुआ तो आपने लिख लिया, ठीक है ना, कि कमीशन मिला। या आपने गुड्स बेचे, सेल ऑफ गुड्स, तो आपने कहा पैसा मिला। या आपने अपना कोई एसेट बेच दिया, सेल ऑफ एसेट, आपने कहा पैसा मिला, है ना। तो कहीं से भी आपको पैसा आया मतलब इन नटशेल वो आप यहाँ डेबिट साइड पे लिख लेते हो कि पैसा आ गया। और क्रेडिट साइड पर जैसे आप क्या लिखते हो, जब पैसा गया। ऐसी करते थे ना बचपन में। जैसे मान लेते हैं आपने सैलरी पे करी, पैसा गया। आपने रेंट पे करा, पैसा गया। आपको कैश के बारे में सोचना है, नकदी के बारे में सोचना है। कैश मतलब बैंक भी है वैसे तो पैसे अगर आ रहे हैं तो डेबिट साइड पे लिख दिया, पैसे अगर जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि भाई आपने मान लेते हैं गुड्स खरीदे, परचेज ऑफ गुड्स करा तो पैसे गए। या आपने मशीन खरीदी तो पैसे गए। तो कितना सिंपल लॉजिक है। पहले ये सोचो कि अगर इससे सिंपल अगर आपको कुछ मिल जाए पूरे ब्रह्मांड में, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। अगर इससे सिंपल कोई चीज आप पूरे अकाउंटेंसी में ढूंढ के निकाल दो कि सर पैसा आया तो डेबिट में लिखना है और पैसा गया तो क्रेडिट में लिखना है, बात खत्म। इससे ज्यादा और कुछ दिमाग लगाना ही नहीं हो। तो कितना सिंपल है ये, ठीक है। फिर आप जब बनाते थे अकाउंट तो खैर उस समय तो टोटल वोटल कर लेते थे। टोटल कर लिया आपने और आपका एक बैलेंस सीडी बच जाता था, यानी कि हमारे कैश में अभी इतने रुपए बैलेंस बचा हुआ है।
हाँ, कभी कभी हो जाता था जब आप बैंक अकाउंट बनाते थे तो इधर भी बैलेंस बच जाता था, विच डिनोट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैलेंस तो कहीं पर भी बच सकता है, वो तो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन हमारी अकाउंटिंग कैसे होती थी कि पैसा आया तो डेबिट में लिख लिया, पैसा गया तो क्रेडिट में लिख लिया। ठीक है जी। अब एनपीओ वाले जो होते हैं वो यही कैश अकाउंट बनाते हैं, लेकिन इस पे ऊपर एक चादर डाल दी, चादर डाल के इसका थोड़ा सा हुलिया बदल दिया, कैश अकाउंट की जगह एक फैंसी सा नाम रख दिया। फैंसी सा नाम सुनो, आपको हंसी आएगी अभी। पैसा आया, तो पैसा आया को अंग्रेजी में इन्होंने कह दिया रिसिप्ट्स। अच्छा। पैसा गया, पैसा गया को इन्होंने नाम दे दिया इंग्लिश में पेमेंट्स। अच्छा। और इन्होंने क्या रूल कह दिया जो हमें वैसे भी पता है कि डेबिट साइड में रिसिप्ट्स लिख लेना, वेरी गुड, क्रेडिट साइड में पेमेंट्स लिख लेना, वेरी गुड, और खाते का नाम पड़ गया जी रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। क्या नाम पड़ गया? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। तो इसीलिए इस अकाउंट को कहते हैं कि एक सारी की सारी कैश और बैंक अकाउंट की मतलब ट्रांजैक्शंस की एक तरह से समरी है। पैसा आया तो डेबिट में लिख लिया, पैसा गया तो क्रेडिट में लिख लिया। अच्छा। अब जब पैसा आता है तो उस समय हम ट्रांजैक्शन का नेचर नहीं देखते। अगर आप गौर से समझो, कमीशन मिला और गुड्स बेचकर पैसा मिला, इन दोनों ट्रांजैक्शन को मैं वैसे रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन कह सकता हूँ। रेवेन्यू नेचर का मतलब होता है जो भाई बिजनेस से रेगुलरली हम करते रहते हैं, बिजनेस की रेगुलर ट्रांजैक्शंस। लेकिन जो आपको एसेट बेचकर पैसा मिला उसको कहा जाता है बच्चों कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये बड़ी इर्रेगुलर नेचर की होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि रोज ही आप मशीनें बेचोगे, रोज ही आप फर्नीचर बेचोगे, अनलेस एंड अनटिल आपका फर्नीचर का व्यापार हो, वो तो मैं मान नहीं रहा। तो अगर आपने कोई एसेट बेचा है तो एसेट बेचने को तो हम कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो ये खाता भेदभाव नहीं करता भाई, इसका तो मतलब है सिंपल पैसा आया, दैट्स इट। अब कैसे मर्जी आया वो इमैटेरियल है। तो ये तो रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर दोनों प्रकार की ट्रांजैक्शनें रिकॉर्ड करते हैं ना। आपको इधर भी दिखाता हूँ, जैसे भाई आपने सैलरी दी, रेंट दिया, गुड्स खरीदे, ये सब तो बिजनेस की छोटी छोटी रोजमर्रा की ट्रांजैक्शन हैं, इन्हें हम रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। लेकिन आपने मशीन खरीद ली साहब, तो ये तो आप रोज रोज नहीं खरीदोगे, ये तो आपकी इर्रेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन है। इसको तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इनफैक्ट, है ना। तो ये कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन है। तो ये भेदभाव नहीं करता कि रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन क्या है, कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन क्या है। पैसा गया तो बस काम खत्म, इधर लिख दिया, पेमेंट हो गई, बस दैट्स इट। इसीलिए कहा जाता है कि ये अकाउंट कैश बेसिस को फॉलो करता है। ये अकाउंट कौन से बेसिस को फॉलो करता है? कैश बेसिस को फॉलो करता है। अब कैश बेसिस क्या होता है जी? हमने बचपन में पढ़ा था कि पूरी दुनिया एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। एक्रूअल क्या होता है कि आपको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है, चाहे पैसे बाद में मिले पहले मिले, वो इमैटेरियल है। जैसे मान लेते हैं अगर मैंने सेल करे गुड्स उधार पे, है ना, क्रेडिट पर बेचे, तो अभी पैसे तो नहीं मिले, अभी तो मैंने सिर्फ गुड्स बेचे हैं, पैसे तो नहीं मिले, उधार पे बेचे हैं, पैसे तो 2 महीने बाद मिलेंगे। तो एक्रूअल बेसिस तो कहता है कि इसको रिकॉर्ड कर लो। लेकिन खुद सोचो, बस दिमाग लगाओ, आपको दिमाग लगाना है बच्चों, खुद सोचो। जब हम बात करते हैं पैसा आया या पैसा गए की, तो अभी गुड्स बेच दिए उधार पे, तो क्या पैसा आया? मान लो हमसे कोई पूछे कि पैसा आया, अभी गुड्स आपने उधार पे बेचे हैं, तो हमारा बड़ा बड़ा जवाब क्या होगा? नहीं, पैसा तो अभी नहीं आया। तो ये अकाउंट कहता है कि फिर मैं इसको नहीं रिकॉर्ड करूंगा भाई, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है, पैसा आएगा तो करूंगा रिकॉर्ड, नहीं तो नहीं करूंगा। इसीलिए ये अकाउंट कैश बेसिस पे चल रहा होता है, ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं करता। या जैसे मैं एक और उदाहरण देता हूँ, मान लो मैंने बोला कि बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी कि सैलरी आपको पे करनी थी बट अभी तक पे नहीं करी, मतलब ये वैसे तो खर्चा है बट पे नहीं करा, अभी आउटस्टैंडिंग है।
तो टेक्निकली एक्रूअल बेसिस तो कहता है कि भाई ये खर्चा है, ये खर्चा तो है, लेकिन इस अकाउंट के अब एंगल से सोचो, ये अकाउंट कहता है क्या मैंने पैसे दिए, क्या मैंने पैसा गया, मेरा पेमेंट हुई क्या? तो ये कह रहा है एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, यानी मैंने पे तो नहीं करा ना अभी, तो ये इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये कहेगा नहीं, पैसे की बात करो मुझसे सिर्फ। तो ये अकाउंट सिर्फ पैसे की बात करता है, पैसा आया तो लिखेंगे, पैसा गया तो लिखेंगे। इसके अलावा आपने अगर तिनके भर का भी दिमाग कहीं और लगाने की कोशिश करी तो आप गलत कर दोगे। तो आप सिंपल 2 सेकंड की मेरी बात सुनो, बात ही खत्म हो गई, उसके एक्स्ट्रा दिमाग ही नहीं लगाना, पैसा आएगा तो लिख देना, पैसा गया तो लिख देना, दैट्स इट, खत्म, कट, बात ही खत्म। तो इसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये सारी बातें सुंदर सुंदर पॉइंटों के माध्यम से आपको यहाँ अंग्रेजी में लिखवा रखी थी। तो ये थी पूरी कहानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। अब सेकंड मेन हेडिंग डालनी है आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, इसको हम प्यार से आई एंड ई अकाउंट कह देंगे। तो इसमें लिखते हैं पहले फर्स्ट एरो डाल के, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट ईयर एंड टू डिटरमाइन, क्या, टू डिटरमाइन, तो बच्चा कहता है सर प्रॉफिट और लॉस। नहीं, एनपीओ वालों के लिए हम प्रॉफिट या लॉस टर्म का इस्तेमाल नहीं करते, इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट की जगह सरप्लस और लॉस की जगह डेफिसिट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट ईयर एंड टू डिटरमाइन सरप्लस या डेफिसिट। सेकेंड एरो डाल के, इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शंस। रेवेन्यू नेचर को कर लिया, अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद थर्ड पॉइंट, इट इज जस्ट लाइक P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख लो वी डिड इट इन क्लास 11th, है ना। तो P&L अकाउंट बनाते बनाते तो आपके याद है बाल सफेद हो गए थे, आपने इतने सारे 11th क्लास में P&L अकाउंट बना रखे हैं। और लास्ट पॉइंट, इट फॉलोज एक्रूअल बेसिस, बस, इट फॉलोज एक्रूअल बेसिस। तो आप खाली यही लिखना। अब मैं आपको समझाता हूँ और आप एक बार में समझ जाओगे, मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। तो सर बचपन में हमने P&L अकाउंट बनाया था। हाँ सर, हाँ बनाया था। ये एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है। हाँ बच्चों, ये नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जिसमें डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, है ना, इस तरह की बातें आपने सीख रखी हैं। अब एनपीओ वाले जो होते हैं भाई, ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में चल रहे हैं, वो भी हैं तो इसी पृथ्वी पर ही। तो कहीं ना कहीं भाई, कहीं ना कहीं उनके भी खर्चे होंगे, उन्हें भी तो अपने मेंबरों को कुछ देना पड़ सकता है भाई। हो सकता है वो भी अपने दफ्तर में एक पियोन रखें, उसको सैलरी देनी पड़े, मतलब 100 चीजें हैं, खर्चे तो उनके भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं से उनको फायदे इनकम भी हो सकती हैं, बहुत सी बातें हैं। अब फर्क ये है कि बचपन में तो आप क्योंकि मुनाफे वाली कंपनियों का या मुनाफे वाले बिजनेसों का P&L अकाउंट बनाते थे, तो इधर बचे हुए बैलेंस को आप कहते थे नेट प्रॉफिट और इधर बचे हुए बैलेंस को आप कहते थे नेट लॉस। परंतु अब फर्क ये हो जाएगा कि क्योंकि ये एनपीओ वाले हैं तो हम इनके लिए ये वाली टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, है ना, गलत हो जाएगा भाई। टर्म्स का सही इस्तेमाल करना भी तो एक कला है ना भाई। पापा शाम को ऑफिस से घर आए और आप बोल दो मम्मी देखो एक आदमी आया है, तो कहने को तो सही है बात, आदमी ही आया है, लेकिन आपकी टर्मिनोलॉजीज तो वहां फिट नहीं बैठेंगी ना, अजीब लगेगा। तो आप यही बोलोगे ना कि देखो मम्मी पापा आ गए। तो इसी तरह अगर एनपीओ वालों के मुनाफे को मैं मुनाफा बोल दूंगा तो वो बुरा मान जाएगा। नहीं,
वो कहेगा मैं मुनाफे के लिए थोड़ी ना काम करता हूँ, क्या कह रहे हो ये। तो हम कहते हैं चलो ठीक है, सरप्लस। और इसी प्रकार इसको हम कह देते हैं डेफिसिट। अच्छा, अब एनपीओ वालों ने क्या करा? कुछ भी नहीं करा। अकाउंटिंग के नजरिए से मुंशी जी जो आप पहले करते थे वही आपको अब करना है। पीएनएल अकाउंट पर एक चादर चढ़ा दी और इसका नाम पड़ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, लेकिन देखो मजेदार बात आपके लिए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लो। आपके कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। खर्चे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर। तो आपको डेबिट साइड पर खर्चे ही लिखने हैं अभी भी, और इनकम क्रेडिट साइड पर लिख ली है, इसीलिए इस खाते का नाम पड़ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी हम डेबिट में खर्चे भी लिखेंगे, हम क्रेडिट में इनकम्स भी लिखेंगे, और जो है फायदा नुकसान आ जाएगा, लेकिन फायदे को बोलेंगे सरप्लस, नुकसान को बोलेंगे डेफिसिट। तो बताओ इतनी बात में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब आप थोड़ा सा ये सोचो कि जब आप बचपन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे या खर्चे लिखते थे, तो मान लो आपने खर्चे में लिख लिया सैलरी पे करी, ठीक है। आपने खर्चे में लिख लिया रेंट पे करा, ठीक है। क्या आप खर्चे में ये लिखते थे कि मैंने एसेट खरीद लिया? सोचो, बस सोचना है आपको ध्यान से। क्या ये लिखते थे आप कि मैंने एसेट खरीद लिया? नहीं सर, ये तो नहीं लिखते थे। अब क्यों नहीं लिखते थे? क्योंकि एसेट खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, जबकि सैलरी देना, रेंट देना, ये तो रोजमर्रा के मान लेते हैं खर्चे हैं, बिजनेस के लिए रेगुलर खर्चे हैं, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। तो पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या हम कोई भी कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन कभी रिकॉर्ड करते हैं? ना सर, नेवर नेवर नेवर। बस, तो यही बात आपको लिखवाई है कि इस अकाउंट में हम कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते, और आप खुद भी नहीं करते थे ना। ये मैं कोई सिखा थोड़ी ना रहा हूं आपको नई चीज, ये तो आप ऑलरेडी जानते हो। देख रहे हो ना, ये आप ऑलरेडी जानते हो। तो हम सिर्फ इस अकाउंट में रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, दूसरी चीज याद करो, बचपन में आप पीएनएल अकाउंट में अगर एडजस्टमेंट में दिया होता था आउटस्टैंडिंग सैलरी, जिसका मतलब है कि हमारा सैलरी का खर्चा तो है बट पे नहीं करा। तो एक्रूअल बेसिस क्या कहता था? एक्रूअल बेसिस क्या कहता था कि भाई देखो, खर्चा है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा साहब, खर्चा है तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। हाँ, पे नहीं करा वो अलग बात है, मुझे उससे परवाह नहीं है, पैसे दिए नहीं दिए मुझे उससे परवाह नहीं है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर ट्रांजैक्शन हुई है, खर्चा है, तो रिकॉर्ड करो। इसीलिए आप बचपन में, आपको याद है, आप आउटस्टैंडिंग सैलरियां ऐसे कुछ जोड़ दिया करते थे कि भाई हाँ, 1000 रुपए मैंने पे करे वो भी खर्चा, और 200 रुपए मैंने पे नहीं करे पर वैसे तो खर्चा तो है ना, तो कुल खर्चा 1200 माना जाएगा। ये करते थे कि नहीं करते थे बचपन में? बताओ। हाँ सर, करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि आप एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो। तो ये खाता एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर चलता है, ना कि कैश कॉन्सेप्ट पर। यही सबसे बड़ा फर्क है रिसिप्ट एंड पेमेंट में और इसमें। तो बचपन में, अब आप ये देखो, आप अगर कैश अकाउंट बनाना जानते थे तो यहां आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना भी जानते हो पहले से, ही मान के चलो। आप अगर बचपन में पीएनएल अकाउंट बनाना जानते थे तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना पहले से जानते हो, ये मन में मान के चलो। तो मैं आपको अभी तक कुछ भी नया नहीं सिखा रहा, वही चीजें सिखा रहा हूं, बस थोड़ी सी डिजाइनिंग कर दी। तो नाम पड़ गया जी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस की जगह आ गया सरप्लस एंड डेफिसिट, रेवेन्यू नेचर बातें ही रिकॉर्ड करते हैं हम जानते हैं, पीएनएल अकाउंट की तरह बनता है ये हमने देख लिया, और ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो करेगा ये हमने देख लिया। तो ये थी पूरी कहानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। और इसके बाद नंबर 3, बैलेंस शीट। तो भाई एनपीओ वाले तीन ही चीजें बनाते हैं, तो तीसरी बनाते हैं वो बैलेंस शीट। इसके ब्रैकेट में बस आप एक लिख लेना हेडिंग, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसके बारे में हमारे आगे के लेक्चरों में डिटेल्ड चर्चा आएगी, बट अभी मेंशन करना जरूरी है।
तो तीसरी चीज हो गई बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट के बारे में अगर मैं आपको कुछ भी सिखाऊंगा तो वो आपके हुनर पर एक प्रश्न चिन्ह होगा, या आपके साथ एक नाइंसाफी होगी कि आपको 12th क्लास के अंदर ये बताया जा रहा है कि बैलेंस शीट कैसे बनानी है। समझ रहे हो आप बात? तो इसीलिए बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ना पहले बदली थी, ना आज बदली है, ना बदलेगी। यानी कि सर क्या मतलब? मतलब ये कि बैलेंस शीट में पहले भी दो ही साइड्स होती थी और आज भी दो ही साइड्स होती हैं, और एनपीओ वालों के लिए भी दो ही साइड्स होंगी, लायबिलिटीज और एसेट्स। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई एनपीओ है तो हम कहेंगे कि भाई तुम्हारे एसेट्स को हम मशीनरी या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी तो वो यहाँ लिखेंगे, और लाइबिलिटियों को क्रेडिटर होंगे तो यहाँ लिखेंगे। ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला। तो बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट ओनली, ठीक है ना? तो इसमें तो मुझे सबसे कम समझाना पड़ता है, क्योंकि बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट होती है। अच्छा, लेकिन ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसका क्या मतलब है? तो ये मैं आपको थोड़ा सा इसका अभी हिंट देता हूँ, और फिर आपको डिटेल में आगे भी समझाऊंगा। फंड बेस्ड का मतलब होता है कि एनपीओ वाले आमतौर पे दो प्रकार के फंड्स बनाते हैं, दो प्रकार के। ठीक है सर, कौन से? मैं ऐसे ही लिख रहा हूं। एक होते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, और सर दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। तो अगर आप इनके नाम को ही ध्यान से पढ़ लो तो समझ सकते हो। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है जिसमें कुछ रुकावटें हों, बाधाएं हों। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें कोई रुकावट, कोई बाधा नहीं होती। ये तो है टर्म का मतलब। अब अनरिस्ट्रिक्टेड फंड और रिस्ट्रिक्टेड फंड का क्या मतलब है, एक बार ध्यान से एक छोटे से एग्जांपल से समझना। भाई आपने मुझसे शादी करोगी मूवी अगर नहीं देखी है तो पहले जाके देखो। सलमान खान उसमें गुल्लके बनाता है, और उन गुल्लकों पर नाम लिखता है कि बहन की शादी। एक गुल्लक पे लिखता है दादी की आंख। अब वो उन गुल्लकों में पैसा डालता है। तो साहब, ये मटके जो हैं ये एक तरह से फंड हैं। इन मटकों में उसने पैसे डाले। अब जो बहन की शादी वाले मटके में पैसे हैं, वो पता चले उसका रात को मन करा चलो यार आज मोमोज खाएंगे, पिज्ज़ा खाएंगे, और मैं बहन की शादी वाले मटके में से पैसा निकाल के वो पिज्ज़ा खाने चला गया, वो मोमोज खाने चला गया, तो फिर ये फायदा नहीं हुआ मटकों का। इस मटके में पैसा आने का मतलब ये था, या ये है, कि इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड रहेगा बहन की शादी के लिए ही। इसमें जो भी पैसा है इसका यूज रिस्ट्रिक्टेड रहेगा बहन की शादी के लिए ही। इसी तरह दादी की आंखें, इस मटके में जितने पैसे होंगे उनका इस्तेमाल दादी की आंख के ऑपरेशन के लिए ही होगा। तो ये जो मटके हैं इन्हें आप रिस्ट्रिक्टेड फंड कह सकते हो। तो एनपीओ वाले भी इस प्रकार से कुछ फंड्स क्रिएट करके रखते हैं कि भाई ये हम स्पेसिफिक काम के लिए ही निकालेंगे या इस्तेमाल करेंगे। हाँ, एक मटका अपना ऐसे ही पड़ा रहता है, उसमें से चाहे आप मोमोज खाओ, पिज्ज़ा खाओ, किसी भिखारी को दे दो, जो करना है करो, इसमें पैसा जो भी आएगा वो फ्री है टू यूज। देयर इज नो स्पेसिफिक पर्पज ऑफ दिस मटका। तो इस मटके को कह देते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। तो ये मोटा मोटा मतलब होता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, कि एनपीओ वाले दो प्रकार के फंड्स मेंटेन करते हैं मेनली। एक को बोलते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड और एक को बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड। तो सर अनरिस्ट्रिक्टेड फंड की वैसे हेडिंग क्या होती है? तो ये बस आप अब बैलेंस शीट में अंदर लिखना। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड का जो मेन नाम होता है वो होता है, इसे हम कैपिटल फंड कहते हैं। कैपिटल फंड, ठीक है ना? या ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो जनरल फंड। जनरल फंड, या कुछ लोग इसको कॉर्पस फंड भी कहते हैं, ये भी लिख ही लो। कॉर्पस फंड, ये इसके घर का नाम है। और कई बार तो ऐसा होता है ना, बच्चा ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन वाले दोस्त अपना ही कोई नाम रख देते हैं अलग से, तो इसका ट्यूशन का नाम भी है एक्यूमुलेटेड फंड। वाह सर! तो ये सारे बेसिकली एक ही के नाम है, ध्यान रखना। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड मतलब इन्हें क्या कहा जा सकता है? तो कैपिटल फंड जो होता है ये एक अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, मतलब इसका पैसा किसी स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जबकि रिस्ट्रिक्टेड फंड जो होते हैं उनको आप लिख सकते हो, वो होते हैं स्पेसिफिक फंड। उनके कुछ नाम होंगे जो मैं आपको सिखाऊंगा।
तब आपको डिटेल में पता लग जाएगा। अभी सिर्फ ब्रैकेट में ऐसा लिख सकते हो, बिल्डिंग फंड, उसका एक कुछ नाम होगा, स्पोर्ट्स फंड या कुछ भी एटसेट्रा, अभी तो ऐसे ही लिख लो। तो इस तरह से ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होती है। तो आम तौर पे एक आम प्रोपराइटर की बैलेंस शीट में तो आप खाली देखते थे कैपिटल, लाइबिलिटी साइड पे क्या लिखा होता था, कैपिटल लिखी होती थी। लेकिन इनकी बैलेंस शीट में आपको दो चीजें नजर आएंगी, कैपिटल तो लिखी हुई होगी ही होगी, साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक भी लिखा होगा, यानी कि कोई स्पेसिफिक फंड होगा। तो इसीलिए इनकी अकाउंटिंग को फंड बेस्ड अकाउंटिंग कहते हैं, जो वैसे हमें आगे डिटेल में पढ़ना भी है, ठीक है ना। तो बैलेंस शीट में ये तो हो गए इनके फंड्स हो गए, और क्या होगा बैलेंस शीट में सोचो बस, और क्या होगा बस, और करंट लाइबिलिटियां होंगी, जो भी होंगी छुटमुट। अब कोई करंट लाइबिलिटीज आपको लिखवाई जाएंगी क्या, खुद सोचो कि बच्चों क्रेडिटर्स लिख लो, बिल्स पेबल लिख लो, ये वो लिख लो, ये सब चीजें थोड़ी ना आपको लिखवाई जाएंगी। तो मतलब कुल मिलाकर बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट ओनली। छोटा सा बस जो पॉइंट आएगा डिफरेंस, वो ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग का आएगा, जो हम आगे डिटेल में सीखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बैलेंस शीट का मतलब है एक सिंपल बैलेंस शीट जो हम बनाते चल रहे हैं। इसी तरह मान लेते हैं एसेट साइड में, तो एसेट साइड में क्या होगा भाई, फिक्स्ड एसेट्स होंगे इनके कुछ, है ना, जो भी होंगे, करंट एसेट्स होंगे इनके कुछ, जो भी होंगे, इन्वेस्टमेंट्स होंगी अगर कुछ होंगी तो, है ना, और क्या हो सकता है बस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह कुछ हो सकते हैं। यानी कि एसेट साइड में मैं अब आपको क्या लिखवाऊं, या एक्रूड इनकम कुछ होंगी तो होंगी। तो बेसिकली बैलेंस शीट इज बैलेंस शीट ओनली, कुछ भी अलग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो आपको नया सिखाया जाए कि बच्चों देखो आज मैं आपको ये सिखा रहा हूँ नया, कि स्टॉक को यहाँ लिखना है, डेटर्स को यहाँ लिखना है, फर्नीचर को यहाँ लिखना है, तो आप कहोगे सर आगे बढ़ो, बेकार की बातें मत करो। चलो, तो कुल मिलाकर ये हो गई उनकी तीसरी खातेगिरी, जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। चलो, तो अब देखना बच्चों, अब जो मैं आपको यहाँ समझाऊंगा ये आपको लिखना नहीं है, लेकिन अगर आपने अब मेरी बात अगले 3 से 5 मिनट बड़े ध्यान से सुनी, तो ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आपका चैप्टर आज खत्म हो जाएगा कॉन्सेप्चुअली। मतलब आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कॉन्सेप्ट में कि आपका फाउंडेशन ऐसा बन जाएगा कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, रॉक सॉलिड एकदम। ठीक है, अब देखो बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना सब बच्चे। एनपीओ वाले 3 खाते बनाते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। अब मैं तीनों की पिक्चराइजेशन इकट्ठे कर रहा हूँ आपकी कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट के लिए, बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये होता है कि हमारी जो भी रिसिप्ट्स हैं, मतलब जो भी पैसा आया वो हमने लिख दिया, ठीक है। अब पैसा कहाँ से आता है एक बार ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कहीं से भी पैसा आया, या तो वो किसी कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन से पैसा आया होगा, ठीक है ना, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि भाई ये कैपिटल रिसिप्ट हो गई मेरी, ठीक है। या मुझे कहीं से पैसा आया जो एक रेगुलर बिजनेस रिसिप्ट है या रोजमर्रा की रिसिप्ट है, उसको मैं रेवेन्यू रिसिप्ट बोल सकता हूँ, ठीक है जी। तो यहीं से पैसा आएगा, आप खुद सोचो एक बार, लॉजिकली सोचो, दोबारा से सोचो, आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं आगे बढ़ने की। पैसा आया, तो पैसा कहाँ से आता है, पैसा कब आएगा, कैश आया, तो या तो आपको कमीशन मिला होगा, या आपको कोई इंटरेस्ट मिला होगा, या आपने कुछ सेल करी होगी, मतलब मैं रेवेन्यू रिसिप्ट वर्ड लिख दूं तो इसमें सब कुछ हो गया। या हो सकता है आपने कोई इरेगुलर नेचर की ट्रांजैक्शन करी होगी, भाई आपने अपनी मशीन बेच दी, आपने अपना कोई एसेट बेच दिया फर्नीचर, तो कैपिटल रिसिप्ट। पैसा आने के दो ही स्रोत हो सकते हैं अगर मैं नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करूं तो। अच्छा, इसी तरह मान लेते हैं पैसा गया, आपने खर्चा करा। अब खर्चा अगर मोटा खर्चा है, एसेट खरीद लिया बैठ के, तो साहब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या फिर पैसा गया तो कुछ छोटे मोटे आपके रेगुलर बिजनेस के खर्चे हो सकते हैं, जिन्हें मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह देता हूँ। भाई इनके अलावा अगर आप कोई मुझे तीसरा आइटम दिखा दो, तो मैं आपको 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दे दूंगा, अगर आप इनके अलावा मुझे कैटेगराइजेशन में बता दो कि सर देखो इसके अलावा भी ना ये तीसरा भी हो सकता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में दो ही तरह के हो सकते हैं।
या तो मोटा खर्चा करोगे या छोटा खर्चा करोगे। मोटा खर्चा करा तो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, छोटा खर्चा करा तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही होगा। खत्म इसकी कहानी तो। लेकिन अब आगे का प्रोसेस बड़े ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यान से सुनना। कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स, उन्हें हम कभी भी अपने इनकम में रिकॉर्ड नहीं करते। ये इनकम साइड थी ना हमारी, क्रेडिट साइड, और ये एक्सपेंडिचर साइड थी हमारी, डेबिट साइड, है ना। तो जो भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं, ये कभी भी हमारे इनकम में रिकॉर्ड नहीं होती। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन जो भी ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, छोटे मोटे रिसिप्ट्स है ना, आपको कमीशन मिल गया, आपको कुछ और सैलरी मिल गई, या रेंट मिल गया मतलब, या सेल कर दी, ये वो कर दी, जो भी हो, वो तो अभी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। तो जो भी आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं, उन्हें हम इनकम में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हाँ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स जुड़ी हुई हों, वो अलग की बात है, वो भी छोड़ो। लेकिन मोटा मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होते हैं, या रेवेन्यू नेचर की जो इनकमें होती हैं, वो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी इनकम में। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट वाली रिसिप्टों को हम इनकम रिकॉर्ड नहीं करते हैं ना, क्योंकि इस अकाउंट का नेचर अगर आप याद करो क्या लिखवाया था, इस अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करते हैं, यही था ना कॉन्सेप्ट। तो इसमें प्यारे बच्चों हम कभी भी कैपिटल नेचर का रिसिप्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसको भी मैंने फिलहाल वहां छोड़ दिया। अब आते हैं खर्चों में या पेमेंट्स में। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई मोटा खर्चा कर दिया, आपने मशीन खरीद ली, तो ये मशीन खरीदने को आप कभी भी अपने खर्चे में नहीं लिखोगे कि मैंने खर्चा कर लिया, नहीं। लेकिन अगर आप कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हो, है ना, कोई छोटा खर्चा करते हो, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचरों को हमेशा हम अपना खर्चा ही मानते हैं, है ना, उनको हम एक्सपेंस ही कहते हैं। तो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ ऑब्वियसली कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, उन्हें हम अभी छोड़ते हैं। लेकिन मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ही हमारे खर्चे भी होते हैं, तो हम ये सारे खर्चे यहाँ लिख लेते हैं। तो अगर मैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करूं, तो इनकी तो डुअल पोस्टिंग हो रही है रेवेन्यू रिसिप्ट्स की। ये एक रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिकॉर्ड हो गए, और एक इनकम में रिकॉर्ड हो गए। इसी तरह अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचरों की बात करूं, तो इनकी भी डुअल रिकॉर्डिंग हो गई। एक ये पेमेंट्स में रिकॉर्ड हो गए, और दूसरा ये खर्चे में रिकॉर्ड हो गए, है ना। लेकिन फिलहाल अभी आप देखो तो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर फिलहाल अभी एक ही जगह पर ही है। ये कैपिटल रिसिप्ट अभी रिसिप्ट में ही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी पेमेंट में। ये भी दूसरी जगह फिलहाल अभी गए नहीं है, फिलहाल ये अभी एक ही जगह पर पड़े हुए हैं। तो ये सर दूसरी जगह कहाँ जाएंगे, ये भी बताइए जी। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं, आपने मशीन खरीदी, आपने एसेट खरीदा, तो कहाँ लिखोगे? हाँ, बैलेंस शीट के एसेट साइड पर लिखोगे ना। अगर मैं मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ के चलूं तो एडजस्टमेंट्स को हटाओ, वो तो जो होंगी तो होंगी। मोटा कॉन्सेप्ट पकड़ो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ लिखा जाएगा? एसेट्स में। और कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं, इसी प्रकार से कैपिटल रिसिप्ट्स जो होते हैं, वो हमारे लाइबिलिटीज में लिखे जाते हैं। तो इनकी भी देखो अब डुअल रिकॉर्डिंग हो गई, इनकी भी डुअल रिकॉर्डिंग हो गई। तो अगर मैं इस चैप्टर का पूरा निचोड़ निकाल दूं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चैप्टर सिर्फ 4 चीजों पर निर्भर करता है। क्या हैं वो 4 चीजें? मैं इनको अगर नंबर दे दूं, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम खर्चा लिख लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को हम इनकम लिख लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम एसेट्स में डाल देते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स को हम लाइबिलिटियों में ट्रीट कर लेते हैं। तो देखो सारी अकाउंटिंग खत्म हो गई। और फिर देखो, अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होता है, उसको जब आप क्लोज करते हो तो फायदा या नुकसान आता है। तो आपने ये भी पढ़ लिया कि फायदा आएगा तो हम इधर सरप्लस बोल देंगे, नुकसान आएगा तो हम इधर डेफिसिट बोल देंगे। अच्छा, एक और मजेदार चीज दिखाता हूं आपको। बचपन में जब आपका नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस आता था, तो आप उसको कैपिटल में जोड़ दिया या घटा दिया करते थे, है ना। अगर आपको याद हो, कैपिटल लिखी प्रोप्राइटर की,
उसमें नेट प्रॉफिट जोड़ दिया और नेट लॉस घटा दिया जो भी है। तो आज भी वही करना है एनपीओ वालों के लिए। उनके कैपिटल फंड के अंदर, उनके कैपिटल फंड के अंदर हम आगे भी सीखेंगे वैसे तो, ये सरप्लस जो आता है ये आगे यहाँ पे जुड़ जाता है, ये लो जी। और अगर डेफिसिट है तो ये यहाँ पे आके घट जाता है, ये लो जी। बस बैलेंस शीट टैली। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखो, ये पूरा मैंने आपको चैप्टर का निचोड़ दे रखा है बच्चों। इस तरह से प्रक्रियाएं चलेंगी। बस जिस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, वो बच्चा तो आज ही चैंप बन गया। क्योंकि गलती बच्चे कहाँ करते हैं, उन्हें पहचान नहीं हो पाती। कुछ बच्चे, देखो मैं गलती बता रहा हूँ आपको, आज सुनना ध्यान से, कुछ बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचरों की पहचान नहीं कर पाते। तो गलती से पता है वो क्या करते हैं, फिर वो जब उनकी पहचान ही गलत हुई, वो उसको भी खर्चा मान लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। या वो रिसिप्ट्स की पहचान नहीं कर पाते, तो क्या गड़बड़ होगी, ध्यान से सुनना। वो पता चला कैपिटल रिसिप्ट दे रखी थी कोई, लेकिन उसको उन्होंने इनकम मान लिया। मतलब बच्चा गलती कहाँ करता है, पहचानने में। आपको अगर किसी चीज की सही पहचान हो जाएगी तो आप उसको सही घर पे ही तो डालोगे ना। जैसे भाई आपके 4 बच्चे हैं, ये 4 दोस्त हैं मान लो आपके। अब चारों अगर नकाबपोश होंगे, चारों ने अपने मुंह पे कपड़ा डाल रखा है, तो आपको पता ही नहीं कि किसको किसके घर छोड़ के आना है। आप गलती करोगे, फिर गलती होगी कब, जब आप पहचान नहीं पाते। लेकिन अगर आपको पता है ये मेरा दोस्त 1 है तो ये अपने घर जाएगा, ये 2 है तो आप उसको उसी के घर भेजोगे, ये 3 है तो आप उसको उसी के घर भेजोगे, ये 4 है तो आप उसको उसी के घर भेजोगे। तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट हाउ मच यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दीज 4। जितना ज्यादा आप इन चारों पर पकड़ रखोगे इस चैप्टर में कि भाई ये तो कैपिटल रिसिप्ट ही है, आपको पता लग गई बात, तो आप गलती नहीं करोगे, आप उसको लायबिलिटीज में लेके जाओगे। या आपको पता चल गया ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है, तो आप गलती नहीं करोगे, आप उसको एसेट में लेके जाओगे। या आपको पता चला ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो आप गलती नहीं करोगे, आप उसको खर्चे में लेके जाओगे। तो आपको इस चैप्टर में जो पकड़ रखनी है वो बस 4 बातों पर रखनी है, इन 4 बातों पर रखनी है। बाकी प्रोसेस ये है जो मैंने बना दिया। तो इन केस यू वांट, आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके फॉर ओन अंडरस्टैंडिंग ये बना भी सकते हो। हालांकि मेरा पर्पस तो वैसे नहीं है बनवाने का, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बट फिर भी फॉर फ्यूचर रेफरेंस या फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग आप वीडियो यहाँ पर पॉज करके इसको बना लीजिए। चलो, तो सर प्लीज सर फिर आप ही बता दो ना उन चारों के बारे में हमें, प्लीज सर। तो बताता हूँ, लिखो आप फ्रेश पेज पर न्यू हेडिंग डालो, नंबर 1 कैपिटल रिसिप्ट्स। तो मैं अगर आपकी ये पहचान और मजबूत करवा दूं तो आपको बच्चों ये चैप्टर में समझ लो दिक्कत सारी ही खत्म हो जाएगी। हाँ सर। और कैपिटल रिसिप्ट्स जो होती हैं उनको अपने मन में समझने के लिए भी मैं ये बनवा रहा हूँ कि वो क्या होती हैं। वो डेबिट साइड पे आती हैं इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा वो प्रेजेंट हो जाती हैं लाइबिलिटीज में इन बैलेंस शीट। ठीक है ना। तो इस मतलब ये मन की आंखों से देखने के लिए बनवा रहा हूँ, बट फिर भी बनवा रहा हूँ सो दैट आपका कॉन्सेप्ट और मजबूत हो, कि जब भी आप कैपिटल रिसिप्ट देखो कहीं पर भी एकदम से आपका दिमाग दौड़े, अच्छा अच्छा हाँ ये रिसिप्ट तो हो गई, और साथ ही साथ ये कैपिटल रिसिप्ट है तो ये लाइबिलिटियों में भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट हो रही होंगी, है ना। तो ये इनका बेसिक मतलब हो गया। अच्छा, अब मैं आपको कुछ आइटम लिखवा देता हूँ, तो और धीरे धीरे समझा भी दूंगा तो आप समझ जाओगे। तो पहली बिंदी डाल के लिख लो लाइफ मेंबरशिप फीस। दूसरी बिंदी डाल के लिख लो स्पेसिफिक डोनेशंस। तीसरी बिंदी डाल के लिख लो लेगेसी डैश डाल के स्पेसिफिक पर्पस। तो ये 3 चीजें आप लिख लो, और एक और चौथी बिंदी में लिख लो सेल ऑफ एसेट, बट ब्रैकेट में लिख लेना डिडक्टेड फ्रॉम एसेट साइड।
ये भी मैं अभी बताऊंगा क्यों लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये 4 बिंदियां आप लिख लो मोटा मोटा, और 5वीं सबसे जरूरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर ये क्या है, आइए बच्चों बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब तो होता है कि जब हमारा कोई एक एनजीओ होता है या एनपीओ होता है ना, तो ये इनका मॉडल कैसे काम करता है वो भी आपको समझा देता हूँ। ये कहते हैं कि भाई आपको हमारे एनपीओ में जुड़ना है, आप हमारे एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हैं क्या? तो हम पूछते हैं भाई आप करते क्या हो? तो ये कहते हैं कि भाई देखो हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, या मान लेते हैं हम एक स्पोर्ट्स क्लब है, तो हम जो भी बच्चे हैं अपनी सोसाइटीज़ में उनको हम अलग अलग स्पोर्ट्स सुविधाएं देते हैं कि भाई आप आके यहाँ पे क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, धीरे धीरे अगर इनको कल को स्पोर्ट्स प्लेयर बनना हो तो हम उसमें इनकी ग्रूमिंग करते हैं। अब मुझे लगता है यार वाह बड़ा अच्छा यार, ये तो एनपीओ का बड़ा भलाई का काम कर रहे हैं समाज के लिए, मैं भी चलो इनका मेंबर बन जाता हूँ, जुड़ जाता हूँ, कुछ थोड़ी बहुत मदद मैं भी कर दूंगा। तो ये मुझसे कहते हैं कि भाई आपको हमारा मेंबर बनने के लिए एक वन टाइम लाइफ मेंबरशिप फीस है वो देनी पड़ेगी। तो मैं पूछता हूँ कितने रुपए देनी पड़ेगी? तो जो भी है, मान लो इन्होंने कहा 500 रुपये देनी पड़ेगी। तो मैंने इनको 500 रुपये दे दिए, और अब मैं लाइफ टाइम के लिए इनका मेंबर तो बन ही गया, एटलीस्ट अब मैं मेंबर तो कहलाया जाऊंगा इस एनपीओ का। तो एनपीओ के दृष्टिकोण से सोचना है, ध्यान रखना हम एनपीओ हैं। एनपीओ को 500 रुपये जो मिले, दिस इज अ कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, इसी तरह स्पेसिफिक डोनेशन। अब ये आदमी आया, ये आदमी भाई एनपीओ वालों को डोनेशंस तो मिलती ही हैं, इनका तो काम ही डोनेशंस पे चलता है। अब इस आदमी ने कहा मैं 10,000 रुपये दे रहा हूँ। हम बड़े खुश, हमने कहा अच्छा, डोनेशन दे दी इसने हमें, लेकिन अब सुनना इसने क्या कहा, इसने कहा लेकिन ये 10,000 रुपये मैं जो दे रहा हूँ, इनसे आप बच्चों की क्रिकेट की पिच तैयार करवाइए वहां पर, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि हमारे स्टेडियम में क्रिकेट की पिच नहीं है, हम घास पे ही खेलते हैं। तो मैं जो ये 10,000 रुपये डोनेशन दे रहा हूँ, ये क्रिकेट की पिच बनाने के लिए दे रहा हूँ आपको, इस आदमी ने मुझे ये कहा। तो इसको बोलते हैं बच्चों स्पेसिफिक डोनेशन, यानी कि एक डोनेशन जो किसी स्पेसिफिक काम के लिए दी जाती है। तो हमारे लिए एनपीओ के लिए 10,000 रुपये जो है इट इज़ ए कैपिटल रिसिप्ट, ये कैपिटल रिसिप्ट है क्योंकि ये स्पेसिफिक डोनेशन है। अच्छा, इसी तरह लेगेसी। सर ये क्या होता है? बच्चों ये जो आदमी ये बूढ़ा है, बहुत बूढ़ा हो चुका, ये मरने ही वाला है, तो मरने से पहले इसने अपनी वसीयत में लिखा, वसीयत का मतलब तो पता है ना आपको, अंग्रेजी में विल कहते हैं, इसने लिखा मैं तो अब दुनिया छोड़ के जाने वाला हूँ, मेरी अब आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है, जिसकी वैसे तो वैल्यू है 10,000 रुपये या कुछ भी, वो इस एनपीओ वालों को मिल जाए, लेकिन उस प्रॉपर्टी को या उस पैसे को ये जहाँ पर निवेश करेंगे या उसका जो इस्तेमाल करेंगे, वो सिर्फ बच्चों के लिए फुटबॉल का एक प्रॉपर स्टैंड बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ओ, तो इस आदमी ने मरने से पहले अपनी वसीयत में अपनी पूंजी या अपना कुछ भी पैसा, कुछ भी हिस्सा हमारे नाम कर दिया, एनपीओ के नाम कर दिया मरने से पहले, लेकिन साहब उसमें कुछ स्पेसिफिक पॉइंट डाल दिया कि भाई ये पैसा मेरी पूंजी फुटबॉल स्टैंड बनाने में ही इस्तेमाल करना। तो ठीक है, ये भी एक तरह से स्पेसिफिक डोनेशन का ही दूसरा रूप हो गया, बस कहानी बदल दी। यहाँ पे आदमी मरने वाला था तो अपनी वसीयत में लिख कर चला गया, तो उसको नाम लेगेसी बोल देते हैं। तो ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमें लेगेसी अगर मिल रही है तो ये भी कैपिटल रिसिप्ट। अच्छा, बाकी ये तो बड़ा सिंपल पॉइंट है। सेल ऑफ एसेट, अब मान लो आपने अपना फर्नीचर बेच दिया, तो फर्नीचर बेचकर जो आपको पैसे मिले, तो वो कोई रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं है, वो कोई बिजनेस की रिसिप्ट नहीं, उसको भी कैपिटल रिसिप्ट ही बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये ब्रैकेट क्यों लिखवाया? अब भाई बच्चे तो आपकी तरह भोले मासूम है, बच्चा तो कुछ भी डाउट मन में सोच सकता है। बच्चा कहता है, मान लो मैंने लिखवाया सेल ऑफ एसेट, बच्चा कहता है सर सेल ऑफ एसेट को, चलो रिसिप्ट साइड पे तो लिख लिया, वो तो बात समझ आ गई, क्या सेल ऑफ एसेट को मैं लाइबिलिटी में भी लिखूंगा? सर ये क्या हो गया? तो बच्चा क्योंकि भोला मासूम है तो इसलिए उसके लिए ब्रैकेट लिखवाया कि भाई सेल ऑफ एसेट जो कैपिटल रिसिप्ट है उसको लाइबिलिटी साइड में नहीं लिखना, लेकिन उसको एसेट साइड में से घटा देना है, डिडक्ट कर देना है, क्योंकि आपने जितना एसेट बेच दिया, भाई मान लो मेरे पास फर्नीचर की वैल्यू थी 1 लाख रुपए,
और उसमें से आपने 30,000 वाला बेच दिया, तो अब आपके पास 70 तो बचा ना, तो आप अपने एसेट साइड में से 30,000 डिडक्ट भी तो करोगे ना। तो ये इसलिए लिखवाया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइबिलिटी में ही जाके लिखनी है सारी कैपिटल रिसिप्ट्स। कई बार बच्चा स्ट्रिक्ट मीनिंग पकड़ लेता है कि सर ने तो ये लिखवाया तो बस अब तो यही है। तो इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवाया कि भाई सेल ऑफ एसेट एक कैपिटल रिसिप्ट तो है, परंतु इसको एसेट साइड में से डिडक्ट करना है, रादर देन आप जोशबाजी में उसको भी लाइबिलिटीज में लिख लो। अच्छा, एटसेट्रा एटसेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार बच्चा सोचता है कि बस सर ने 1 2 3 4 लिखवा दिए और खत्म, अब पूरे ब्रह्मांड में पांचवा कोई है ही नहीं। तो ऐसा नहीं होगा। ये एटसेट्रा एटसेट्रा आपको सवाल की प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपने आप पता चलेंगे। तो मोटा मोटा ये होता है कैपिटल रिसिप्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें मोटे मोटे इंपॉर्टेंट आइटम्स होते हैं ये, जिनको आपको मोटे तौर पर कैसे डील करना है, रिसिप्ट्स में तो लिखना ही है, और बैलेंस शीट में मान के चलना है कि ये सब लायबिलिटीज होंगी। तो बस आप इतना बेसिक नोट कर। इसके बाद नंबर 2, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हाँ सर, ये भी तो छोटी रिसिप्ट्स, तो इन्हें पहले अपने मन की आंखों से समझने के लिए कैसे, डेबिट साइड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, ये तो रिसिप्ट में तो आ ही गए। और रेवेन्यू रिसिप्ट्स जो होंगे वो क्या होते हैं आमतौर पे, इनकम। तो क्रेडिट साइड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। मन की आंखों से ये देख लो बस, ठीक है, मन की आंखों से ऐसे सोच लो, ये जिनको हम इनकम बोल सकते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट में भी लिख लो। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब क्या, इनकम। तो कुछ बिंदी, कुछ उदाहरण इनके भी लिख लो कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती हैं। तो सबसे बड़ी रेवेन्यू रिसिप्ट होती है सब्सक्रिप्शन, या इसके अलावा आप लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड ब्रैकेट में ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट है ना। ये थोड़ा सा आपको बाद में समझ आएगा, लेकिन अभी लिख लो जनरल इन्वेस्टमेंट। तीसरा लिख लो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, गेन को थोड़ा अंडरलाइन कर लो। और चौथा लिख सकते हो आप एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर ये क्या है सब्सक्रिप्शन, ये क्या होता है सर? तो भाई एनपीओ है एक, एनपीओ के बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, उन बहुत सारे मेंबर्स को हर महीने कुछ ना कुछ एनपीओ को देना पड़ता है। भाई देखो, ये एनपीओ चलेगा कैसे, आप खुद सोचो। आप सबके मन में क्या भावना है कि हमें समाज की सेवा करनी है। समाज की सेवा करने के लिए पैसे तो चाहिए ना, एनपीओ चलाने के लिए। तो इन्होंने क्या नियम बनाया कि चलो यार ठीक है, हम सब मिलजुल के ना, हम सब जने मिलजुल के हर महीने 50 रुपए दे दिया करेंगे एनपीओ वाले को या एनपीओ को। भाई कुछ फंडिंग तो होनी चाहिए ना। अगर आप में से कोई बच्चा प्रैक्टिकली कोई एनजीओ से जुड़ा होगा या करता होगा तो वो ज़्यादा लिंक कर पाएगा। तो एनजीओ जो होते हैं वो अपने मेंबर्स से हर महीने कुछ भी एक नॉमिनल अमाउंट, 50 रुपए महीने का क्या है, कुछ भी नहीं आपके लिए, तो वो दे देते हैं, है ना। तो इस मंथली पेमेंट को जो एनपीओ वाले को मिल रही होती है उसे सब्सक्रिप्शन कह देते हैं, सब्सक्रिप्शन फीस कह देते हैं। जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप अपने स्कूल को हर महीने फीस देते हो ना एक तरह से, बस। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन। या आपने मान लेते हैं नेटफ्लिक्स लगवा रखा है, तो नेटफ्लिक्स वालों को आप हर महीने क्या देते हो, सब्सक्रिप्शन। तो ये टर्म जो है ये अपने आप में कोई नई टर्म नहीं है, बचपन से चली आ रही है आपके जीवन में। लेकिन एनपीओ में सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया कि एनपीओ अपने मेंबर से हर महीने पैसे ले रहा है, तो इसको सब्सक्रिप्शन बोल देते हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन जनरल इन्वेस्टमेंट, ये अभी छोड़ दो, बस आप सिंपल समझो कहीं से हमें इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है, तो हमारी इनकम हो गई, क्या दिक्कत है। गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, भाई हमने अपना एसेट बेचा, लेकिन उस पर जो मुनाफा हुआ, फर्क देखना ध्यान से, उस पर जो मुनाफा हुआ उसे तो हम अपने इनकम में ही रिकॉर्ड करेंगे ना, क्योंकि उस पर हमें मुनाफा हो रहा है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये हमारी क्या होती है, इनकम होती है। इसमें डैश डाल के लिख लेना, ये क्या होती है, हमारी इनकम होती है। तो इसीलिए इसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट भी कह देते हैं।
बाकी एटसेट्रा एटसेट्रा, जैसे इसमें एक ब्रैकेट में लिख लो, एक एग्जांपल है जो सबसे ज्यादा मार्केट में चलता है, एंट्रेंस फीस का। अब एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस होती तो वैसे ईयरली है, तो कई बार एनपीओ वाला ये कहता है कि आप हमें हर साल एंट्रेंस फीस भी दोगे, मेंबर को कहता है। भाई ये पैसे लेने के नाम बदल दिए अलग अलग, सब्सक्रिप्शन हो गया वो तो हर महीने की हो गई। एंट्रेंस फीस क्या होती है कि आप अब एक साल कंप्लीट कर चुके, अब आप नए साल में प्रवेश कर रहे हो, तो माना ही जा रहा है आप नए साल में एंटर कर रहे हो, तो लाओ इस साल की फीस दे दो। जैसे आपने अगर स्कूल्स में देखा हो, अपने स्कूल में आप सोचो, आप चाहे नर्सरी से क्यों ना पढ़ रहे हो स्कूल में, जब आप अगले साल प्रमोट होकर नई क्लास में जाते हो तो वो फिर से एक फीस थोड़ी सी और जोड़ देते हैं। कुछ हो सकता है एंट्रेंस फीस के नाम से जोड़े या कुछ भी एडमिशन फीस के नाम से जोड़े, लेकिन एक तरीके होते हैं पैसे लेने के। तो एनपीओ वाला भी मंथली पैसा भी ले रहा है, हो सकता है एंट्रेंस फीस के नाम से दे दे, तो मुझे तो टर्मिनोलॉजी का पता होना चाहिए ना कि भाई ये भी एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कुल मिलाकर ये कॉन्सेप्ट होता है मोटा मोटा रेवेन्यू रिसिप्ट का, और बाकी तो हमारे पास सवालों से सीखने का अवसर मिलेगा ही। इसके बाद नंबर 3, अब लिख लेते हैं जी कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना, या कैपिटल पेमेंट्स, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो मोटा मोटा अपने मन में समझने के लिए ध्यान रखना है, मोटे मोटे मीनिंग है, हर जगह फिट नहीं होंगे। तो आम तौर पे अगर ये हमने कैश में करी होगी पेमेंट, तो फिर तो ये क्रेडिट साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आ जाएगी। और आम तौर पर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो हमारे एसेट्स में शो हो रहे होते हैं बैलेंस शीट में, है ना, इसीलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा भी जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल तो बहुत ही सिंपल है, इसमें ज़्यादा मुझे कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा। जैसे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली। इसमें एक एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हमेशा याद रखना है, परचेज ऑफ बुक्स। एनपीओज वाले जो होंगे या कहीं पर जो लिटरेरी सोसाइटीज वाले क्वेश्चंस होंगे, उसमें वो बुक्स खरीदते हैं, तो बच्चे को लगता है अरे यार बुक तो बकवास है, बट बुक से बड़ा एसेट आपके जीवन में कोई नहीं, ये भी याद रखना। और एनपीओ वालों के लिए भी बुक्स खरीदना एक एसेट ही होता है। तो बुक्स खरीदना जो है वो एसेट्स होते हैं, है ना। या इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट्स, हमने कोई इन्वेस्टमेंट्स खरीदे या इन्वेस्टमेंट्स करे, तो इन्वेस्टमेंट करना भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है, समझ रहे हो। या हो सकता है कोई रीपेमेंट ऑफ, हमने लोन करा हो, तो इसको एसेट्स में नहीं दिखाते, इसको आप ब्रैकेट में लिख लो, डिडक्शन फ्रॉम लायबिलिटी। जैसे मान लो हमारा कोई लोन चल रहा था, हमने वो लोन पे कर दिया, है ना, हमने वो लोन पे कर दिया, तो ये एक प्रकार से कैपिटल पेमेंट हमने कर दी, कोई खर्चा नहीं माना जाएगा, लेकिन अपने लोन को रीपे करना, हमने अपनी किसी लायबिलिटी को अगर पे कर दिया, तो उसको तो फिर हम डिडक्शन के तौर पर ही अपनी लायबिलिटी में से दिखाएंगे, नॉट एज एन एसेट। तो कई बार बच्चा स्ट्रिक्ट मीनिंग पकड़ लेता है कि हाँ हमने तो लोन रीपे कर दिया तो मैं एसेट साइड पे लिख देता हूँ ना, वो मतलब नहीं है। मतलब है कि हमारी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट है। तो यहाँ पर हम कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स को समझ रहे हैं, रादर देन मैं कोई स्ट्रिक्ट मीनिंग पर जा रहा हूँ। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये कैपिटल नेचर के ट्रांजेक्शन्स हैं, कि आपने अपने लोन को रीपे कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिया, आपने बुक्स खरीद लिया, आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीद लिए, ये सब, और एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके बाद नंबर 4, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या जिनको हम कहते हैं खर्चे, है ना, एक्सपेंसेस मतलब जिनको कहते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मतलब आप मन में देखने के लिए ऐसा मान सकते हो कि भाई अगर ये कैश में पे हुए होंगे तो क्रेडिट साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ये नज़र आएंगे, और बाकी तो ये क्योंकि खर्चे हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड पर आएंगे ही आएंगे, है ना, क्योंकि ये खर्चे हैं। तो मोटा मोटा मन की आंखों से देखने के लिए तो ये बन गई पिक्चर। अब क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं एनपीओ वालों के लिए? एक हो सकता है सबसे मेन, ऑनोरेरियम।
अच्छा, और क्या हो सकता है सर? गुड्स कंज्यूम्ड। अच्छा, और क्या हो सकता है सर? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब इनकी तो लिस्ट नहीं लिखवा सकते ना, रेंट पेड, स्टेशनरी, ये वो, पोस्टेज एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे तो। ये सब रेवेन्यू खर्चे हैं। या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, आपने एसेट बेचा और नुकसान हो गया, तो नुकसान को तो खर्चे में ही डालोगे ना, है तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही ना, तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये नुकसान हो गया। बाकी एटसेट्रा एटसेट्रा और भी देख लेंगे जो सवालों के अंदर हम सीखेंगे। अच्छा, अब ऑनोरेरियम क्या होता है? ऑनोरेरियम जो है ये ऑनर वर्ड से निकला है ना, किसी का सम्मान करना। तो कई बार क्या होता है, हम अपने, क्योंकि हम एनपीओ वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि हम अपने यहाँ कोई एम्प्लॉय रख लेंगे, रखने को रख सकते हैं लेकिन हम उसको सैलरी नहीं देते। ये सैलरी का ही एक तरह से दूसरा रूपांतर हो गया। हम उसको कहते हैं भाई आप कभी कभी हमारे यहाँ विजिटिंग फैकल्टी की तरह आइए, आप हमारे गेस्ट हैं। ये सामने वाले को ना सम्मान करने का एक तरीका होता है। तो हम अपने गेस्ट को ये नहीं कह सकते भाई हम आपको ना हर महीने सैलरी देंगे, आ जाया करो और लेक्चर दे दिया करो बच्चों को। तो वो ये कहते हैं हम आपका ऑनर करना चाहते हैं, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं। तो इसीलिए सैलरी तो फिक्स्ड होती है, तो ये फिक्स नहीं होता। हो सकता है इस महीने उनको 1 लाख रुपए का चेक दे दिया कि आप आए, अगली बार 2 लाख रुपए का चेक दे दिया। तो मतलब ये ऑनोरेरियम आप समझ लो सैलरी का ही एक बड़ा भाई है, थोड़ा सा रिस्पेक्टेड मैनर में उसको ऑनोरेरियम बोल देते हैं। तो ये हमारे एनपीओ के दृष्टिकोण से एक खर्चा ही है कि भाई हम किसी को पैसे दे रहे हैं, तो इट इज़ अ खर्चा। अच्छा, गुड्स कंज्यूम्ड, इस पर बस अभी आप 2 सितारे बना लेना, क्योंकि ये हम बाद में ऑलरेडी पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे, पूरा अपने आप में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। तो डिटेल लेटर, है ना, ये लिख लो, अपने आप में एक एडजस्टमेंट है पूरी। बाकी इसके अलावा रेवेन्यू खर्चे तो आपको पता ही है, प्रिंटिंग, पोस्टेज, स्टेशनरी या डेप्रीसिएशन, बैड डेट्स, मतलब जो भी हमने क्लास 11th के पीएनएल वाले खर्चे पढ़ रखे हैं। तो ऐसा लिख लो, क्लास 11 पीएनएल एक्सपेंसेस। तो जो भी आप पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर खर्चे लिखते थे, अब उसकी लिस्ट तो मैं लिखवा नहीं सकता ना 10 करोड़ आइटम में, लेकिन वो जितने भी खर्चे होते थे वो सारे रेवेन्यू खर्चे हैं। ठीक है जी। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, एसेट बेच के नुकसान हो गया तो वो भी हमारा एक खर्चा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब कुल मिलाकर ये मोटा मोटा एक नजरिया देने की कोशिश की जा रही है आपको रेवेन्यू नेचर खर्चों की। तो अब अगर आप देखो बड़े ध्यान से, चारों नजरिए आपके अगर थोड़ा भी क्लियर हो गए तो काम बन जाएगा। नजरिए क्या हैं कि भाई कैपिटल रिसिप्ट्स क्या हैं, देखो बड़े ध्यान से दोबारा, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन हमें मिली। अब कई बार इसमें देखो क्वेश्चन आता है घुमा कर कंफ्यूज करने के लिए कि स्पेसिफिक डोनेशन देने की बजाय वो खाली लिख देगा जनरल डोनेशन, यानी कि वो स्पेसिफिक नहीं होंगी। या इसी तरह लेगेसी में वो स्पेसिफिक पर्पस देने की बजाय खाली ऐसा दे देगा जनरल पर्पस, यानी कि वो स्पेसिफिक पर्पस की लेगेसी नहीं होंगी। तो सर अगर कोई डोनेशन या कोई लेगेसी स्पेसिफिक पर्पस की नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर वो नहीं है तो इसका मतलब वो कैपिटल रिसिप्ट तो नहीं होंगी। तो फिर पता है वो क्या होंगी? क्या होंगी सर? फिर इसका मतलब वो रेवेन्यू रिसिप्ट होंगी। तो आप चाहो तो ये एटसेट्रा एटसेट्रा के नीचे मेंशन कर लो कि भाई अगर हमें कोई जनरल डोनेशन मिली या अगर हमें कोई लेगेसी मिली जनरल पर्पस की, तो फिर तो ये हमारे लिए इनकम है, फिर तो ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। देख रहे हो ना, ये इसीलिए आइडेंटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। और यही अगर डोनेशन स्पेसिफिक मिली होती या यही अगर लेगेसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिली होती तो फिर ये लाइबिलिटीज में लिखी जाती, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट बन जाती। तो इसीलिए आपको आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स हो गए ये, इसी प्रकार रेवेन्यू रिसिप्ट्स हो गई ये सारी हमारी इनकम है। हमें सब्सक्रिप्शन मिला अपने मेंबरों से, हमें इंटरेस्ट मिला, हमारा मुनाफा हो गया एसेट बेचने पे, ये इनकम है। एंट्रेंस फीस मिली, हमें जनरल डोनेशन मिले, हमें लेगेसी मिली जनरल पर्पस के लिए,
इसी तरह अब मोटे खर्चे जो हैं वो एसेट्स में लिखे जाएंगे। हमने किताबें खरीदी, हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदे, ये सब मोटे खर्चे हो गए। इसके अलावा छोटे खर्चे, रेवेन्यू खर्चे, कि हमने ऑनोरेरियम दे दिया, हमने कुछ और खर्चा कर दिया, या और अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस की जो लिस्ट हमें पता है, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, बहुत सारे नुकसान हो गया एसेट बेचने पर। तो मतलब कुल मिलाकर पूरी बातें इन चार चीजों के अंदर ही घूमती रहेंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन खत्म, लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जब हम इनके बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही बातें कैसे इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है ना। तो आप करना रिवीजन बहुत अच्छे से सारी बातों का। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।